रोज तो शुरू से ही 90 होते थे, बाद में 120 होते थे, आज तो 80। सब सो रहे हैं। वेरी गुड। इसने बहुत अच्छी बात बताया। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सो के जग रहे हैं, कुछ 90 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मानसवी। तो आज हम लोग बैंकिंग शुरू करने जा रहे थे। वी वर टू स्टार्ट बैंकिंग टुडे। हालांकि कॉमर्शियल बैंकिंग का क्रेडिट क्रिएशन मैंने पढ़ा दिया है। गुड मॉर्निंग अनिष्का। हमने व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंप्लीटेड क्रेडिट क्रिएशन एज सच, लेकिन बैंकिंग का जो चैप्टर है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। आई जस्ट नॉट। हाँ पीयूष बोलिए। सर उस दिन जब आपने लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई पढ़ाई थी तो उसमें बेस मनी में भी आपने ओडीआरबीआई को इंक्लूड किया था, और जो हमने एनएम1 पढ़ा था उसमें भी ओडीआरबीआई को इंक्लूड किया गया था। तो बेस मतलब मनी। दो जगह पे ओडीआरबीआई का यूज करना। ओडीआरबीआई बेसिकली क्या है पीयूष? हाँ, ओडीआरबीआई का मतलब बैंकों का जो डिपॉजिट है आरबीआई में वो अलग है। वो तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओडीआरबीआई का और भी मतलब होता है। आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको आरबीआई इस्तेमाल नहीं करता। वो एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होती है जिसके तहत उस मनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी पावर जो है वन ही रहती है। इवन इफ इट इज यूज्ड, इट्स पावर इज वन। हाई पावर्ड मनी थियरी में हम केवल उनकी बात करते हैं, द मनी विच द बैंक्स हैव टू क्रिएट क्रेडिट। तो हाई पावर्ड मनी थियरी ये कहती है कि मनी सप्लाईज ऑफ थ्री थिंग्स: करेंसी इन सर्कुलेशन, देन बैंक्स डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स इन बैंक्स, और तीसरा ओडीआरबीआई। मैंने आपको बताया था कि ओडीआरबीआई एंड करेंसी इन सर्कुलेशन हैव ओनली पावर वन, while bank deposits have greater power. And the theory only suggests that acceleration of money can be done only through banks. उसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे थोड़ा सा। बैंकिंग को मैंने उस दिन नहीं पढ़ाया था। आई डिडंट डिस्कस द बैंकिंग ऑन दैट डे ड्यू टू सर्टेन रीजंस। मैं केवल क्रेडिट क्रिएशन ही पढ़ाता चला गया था, लेकिन एक्चुअली मैं कभी कभी सोचता हूं कि पता नहीं क्लासेस कब से ऑफलाइन होंगे। बट आई शुड फिनिश बैंकिंग फर्स्ट, क्योंकि बैंकिंग और इन्फ्लेशन मुझे फर्स्ट पार्ट है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आई मस्ट फिनिश इट। समझ में आ जाएगा, बहुत धीरे से आ जाएगा। ओडीआरबीआई हैज 2 कंपोनेंट्स। वन, द बैंक्स विच कीप देम एज देयर सिक्योरिटी मनी के रूप में रखते हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। विकास परिहार, हाँ विकास जी, अभी तो ऐसा कोई नोटिस नहीं है बेटा। अभी तो जो नोटिस है दैट इज वेरी क्लियर। बीए पार्ट 3 17 दिसंबर से ऑफलाइन होगा। दैट मीन्स एमए प्रीवियस, एमए फाइनल एंड बीए पार्ट 3। बीए पार्ट 1, पार्ट 2 वी होप टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी। ऐसा 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 नोटिस है। आई जस्ट नॉट नो, द पॉलिसीज में चेंज, द गवर्नमेंट में ऑर्डर समथिंग डिफरेंट, तो अभी मैं नहीं कह सकता कब से ऑफलाइन होगा। दूसरा, मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाने के लिए रोक रहा हूं, आई हैव स्टॉप्ड देम, जो बिना शायद बोर्ड के दिक्कत हो। स्पेशली पब्लिक फाइनेंस में विल बी यूजिंग सम डिफिकल्ट टॉपिक्स, देन आई एम यूजिंग इट। बैंकिंग तो समझ में आ जाएगा, और आज जो मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा वो तो बेसिकली आपको समझाऊंगा, दैट इज मोर यूजफुल फॉर यू। लेकिन जनरली वो आईएएस और पीसीएस के जनरल नॉलेज के कंटेक्स्ट में जाता है, उस पर कोई क्वेश्चन एज सच नहीं आता। बट बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद स्टूडेंट्स, आपको फिर आई डू नॉट नो कि कभी हमको पढ़ाने का मौका मिलेगा कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड रिक्वेस्ट द हेड कि मुझे 30 दिसंबर के बाद छोड़ दिया जाए। हाँ, व्हाट इज फाइनेंस, अभी बताता हूँ व्हाट इज फाइनेंस। लेट मी एक्सप्लेन इट। मनी और नियर मनी का अंतर मैंने एक दिन पढ़ाया था, अब मैं उसी को आगे पढ़ाऊंगा। आई डिस्कस इट, लेकिन पहले मुझे बैंकिंग पढ़ा लेने दीजिए, तो फाइनेंस भी समझ में आ जाएगा आसानी से। व्हाट इज बैंकिंग, फ्रॉम वेयर इट हैज कम, हाउ इज इट कम इन इंडिया। मे बी दीज क्वेश्चंस आर ऑफ जनरल नॉलेज, बट वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। तो इफ यू परमिट आई शैल स्टार्ट। मैं अपने बोर्ड पर
लिखता जाऊंगा ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इफ यू परमिट आई विल डू दैट। और कोई क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस बाद में भी कर सकते हैं। इफ यू विश वी कैन डिस्कस इट लेटर, या अंत में वी कैन गिव सम टाइम फॉर डिस्कशंस। ओके सचिन, थैंक यू सो मच। सो आई स्टार्ट प्रेजेंटेशन। एंड जैसे बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो बैंक शब्द है ना, पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म बैंक इज। जनरली वी एज्यूम, मतलब इट्स ए कॉमन assumption that it has come from the word banquet। अब ये जो बैंक्वेट टर्म है ये ग्रीक है, यानी ग्रीक लैंग्वेज से आया है, या इटालियन लैंग्वेज से आया है, वी नॉट नो। बट जनरली वी थिंक दैट दिस हैज कम फ्रॉम दिस। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, द ज्यूज वर द मनी लेंडर्स। अब ये ट्रेडिशन है कि हिस्ट्री है, इंग्लिश वाले जाने और लोग जाने, तो वो जनरली अपना जितना लेन देन करते थे वो किसी बेंच पर बैठ के करते थे, ग्रीस में भी और जगहों पर भी। और इस बेंच को ग्रीक में बैंक्वे कहा जाता है। तो ऑल दी मतलब ट्रांजेक्शंस वर डन ऑन दिस बेंच, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैंक्वे। कभी कभी क्या होता था, कोई जीव पेमेंट नहीं कर पाता था टाइमली, तो अगर पेमेंट टाइमली नहीं कर पाता था तो उस बेंच को या बैंक्वे को तोड़ देते थे। बैंक्वे वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस। ये भी माना जाता है कि यहीं से शब्द आया बैंकरप्ट। दिस इज, ये रिजर्व बैंक के में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शब्द है दिस बैंक ही है शब्द, बट दिस हैज कम फ्रॉम जर्मन। लेकिन जर्मन में वो लिखते थे बैक, बैक से इटली वाले लिखने लगे बैंक्वे, और उनके हिसाब से इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट है, और इसी से भी एक तरीके से हम कहते हैं कि बैंक शब्द आया। By any of the meaning, bank is a place is borrowed or lent। जहां मुद्रा का उधार दिया जाए या मुद्रा को वापस लिया जाए, ये वर्ड बैंक वहां से आता है। अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो डू रिमेंबर इवन इन आवर ओन एंशिएंट टेक्स्ट, इवन इन स्मृति एंड अदर्स, वी हैव मनी लेंडर्स। मनी लेंडिंग इज सेड टू बी ए बिजनेस। इवन इन चाणक्य वी हैव मनी लेंडिंग। तो हमारे यहाँ तो बहुत पुराना चला आ रहा है ये सिस्टम। और मुगल्स में तो सर्राफ या शराफ जो होते थे, या हिंदी में इन्हें हम लोग साहूकार कहते थे, या जो भी और नाम से पुकारते थे, काफी दिनों से चले आ रहे हैं। तो इंडियन स्टाइल ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड एज इंडिजिनस बैंकिंग। जो हमारे देश में डेवलप हुई इसको हम क्या कहते हैं, इंडिजिनस बैंकिंग या देसी बैंकिंग। कुछ बहुत मजेदार चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी अभी। जैसे इंडिया में जो बैंकिंग है वो न केवल पुरानी है, लेकिन ज्यादातर इट इज रिलेटेड विद द प्लेसेस लाइक राजस्थान एंड पेशावर, इस तरह की जगहों पर ज्यादा है। मैं अभी आपको बताऊंगा भी कि इन जगहों पर एक विशेष लैंग्वेज है मारवाड़ी। तो बहुत सारी ट्रेडिंग जो होती थी इस मारवाड़ी लैंग्वेज में होती थी, और इसमें दूसरी तरह के लेन देन भी होते थे जिनको हम लोग हुंडी कहा करते थे। ये हुंडी जो है वो नाम बताऊंगा तो भी आपको लग जाएगा, बड़े मजेदार नाम भी हैं। दर्शन जोग हुंडी, दर्शन देखते ही पेमेंट करें, दर्शन देख। या शाह जोग
किसी बड़े आदमी के सामने ही इसे खोला जाए, इस तरह की हुंडियां हमारे देश में प्रचलित थी। दीज आर लाइक यू कैन से बैंक ड्राफ्ट्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो हमारे देश में तो मुगल पीरियड में भी इट वाज वेल डेवलप्ड सिस्टम। फिर इंग्लिश पीरियड में तो बैंक्स भी आ गए थे, लेकिन बाकी सारी चीजें भी चली आ रही थी। नाउ वी डिस्कस द एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग से क्या मतलब है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग से हमारा मतलब है कि देयर आर पीपुल हु हैव कैश इन एक्सेस। ये कैश चाहे सोने चांदी के बारे में बात करें, और देयर आर सम पीपुल हु हैव कैश शॉर्टेज। यहीं से शब्द समझ में आ जाएगा कि जब हम कैश की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग ऑफ मनी। मनी से फाइनेंस कैसे होगा, वील डिस्कस इट। There are people who have excess cash, there are people who have shortage of cash। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए there is a household, कोई घर है, उसकी जो भी इनकम है उससे वो 50,000 रुपए साल में एक्सेस उसके पास कैश आता है। ही कैन होल्ड दिस, अपने पास रख सकता है। होल्डिंग को जनरली हम लोग दूसरे नाम से पुकारते हैं, बट ही कैन होल्ड दिस मनी, होल्ड ना। तो हम इसे क्या कहेंगे, होल्ड, संचय कर सकता है। बट दिस विल नॉट गिव हिम एनी बेनिफिट। देयर आर पीपल हु नीड कैश फॉर वेरियस रीजंस। शादी में चाहिए, मकान बनाने के लिए चाहिए, कार खरीदने के लिए चाहिए, वट एवर रीजंस, बिजनेस के लिए चाहिए, दे नीड कैश। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप डेवलप हो जाए तो दे कैन हैव एन एग्रीमेंट। दे कैन हैव एन एग्रीमेंट कि हम आपको 50,000 रुपए देते हैं, ही विल टेक 50,000 एंड दे कैन डिसाइड देयर ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लेंगे, से 9%, व्हाटएवर इट इज। देन इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एनी कमोडिटी। इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एनी कमोडिटी ना। तो आपके पास चावल है, किसी को चावल खरीदना है, समवन हैज एक्सेस राइस, समवन हैज शॉर्टेज ऑफ राइस, दे डिसाइड ए प्राइस एंड दे डू इट। लेकिन क्यों एक प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जब भी मनी के ट्रांजैक्शन की बात आती है तो वी नीड इंटरमीडियरीज। इनको हम मध्यस्थ कहेंगे, और बैंक जो है वो एक इंटरमीडियरी है। बहुत तरह के इंटरमीडियरी होंगे, उनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बैंक इज एन इंटरमीडियरी। व्हाई डू वी नीड इट? एक जनरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में समझिए और बैंकिंग अपने आप समझ में आने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस और एन इंडस्ट्री, or even if you want to build a house and you are in shortage of cash, it is expected that for a business or for an industry or for a house, you may need say more than 10 lakh rupees, or even you may need 1 crore rupees or even 10 crore rupees. Not any single household is ready to give you this much. In households they save 500 बचाया, 5,000 बचाया। It's difficult to think of the persons who can save 10 crore rupees in a year and can give or can lend. तो क्या होगा? The people have, you can say, different small saving amounts. There are a large number of people. Households are large number of people. They have small savings. Moreover, their purpose is also different. किसी को किसान है तो 5 महीने बाद पैसा चाहिए, 5 months। किसी को मकान बनाना है तो हो सकता है 4 साल बाद पैसा चाहिए। किसी को अचानक 2 महीने के अंदर ही पैसा वापस चाहिए। तो these deposits are small and generally timings differ. Here the timings are
जनरली लॉन्ग। हम अगर कोई कारखाना खोलेंगे तो हमको 10 साल के लिए उधार चाहिए, और जनरली द सम इज ऑल्सो वेरी लार्ज। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ये दोनों आपस में सामने आमने मिलकर बात कर लें तो हो सकता है कि इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए हो, एंड देयर कैन बी, लेट अस से 20,000 पीपल हु कैन टुगेदर गिव 1 करोड़। ऑल ऑफ देम वुड लाइक टू हैव एन एग्रीमेंट। हमने पैसा दिया है तो व्हाट वी लाइक टू हैव एन एग्रीमेंट। वो भी कैसा एग्रीमेंट चाहेंगे? कोर्ट का एग्रीमेंट चाहेंगे। कोर्ट के एग्रीमेंट का मतलब होगा वी वुड नीड सम स्टाम्प पेपर एंड व्हाट नॉट। 1 करोड़ के लोन लेने के लिए इसको कितने एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे? 20,000 एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। 10 करोड़ के लिए तो शायद और ज्यादा एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। कितना डुप्लीकेशन होगा काम का। समझ लीजिए कि ये तो बेचारा कचहरी में बैठा ही रहेगा, वकील के पास बैठा ही रहेगा, स्टाम्प पेपर का पैसा जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू वर्क। और अगर कहीं ऐसा हो भी जाए तो भी प्रॉब्लम होगी। जिस आदमी ने 50,000 दिया है वो देखेगा कि इसका बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं, इसके पास जाके शाम को बैठ जाएगा, भाई तुम्हारा बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं घाटे में तो नहीं चल रहा है, मुझे बताओ, बिकॉज ही इज वरीड दैट ही मे नॉट गेट हिज मनी। तो ऐसे में प्रॉब्लम है, राइट? प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट लेंडिंग एंड डायरेक्ट बोरोइंग is duplication of time, duplication of cost, duplication of problems. That is why we create intermediaries. So whether it is a bank or something else, the lenders deposit their money here, small deposits, different times. This bank changes all this into big deposits and fixed times. बदले में इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा प्रॉफिट। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा, अभी हम लोगों ने देखा था कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दोनों तैयार थे, लेने वाले भी देने वाले भी। अब ऐसा नहीं होगा। He will give them only 6%, which will be called deposit rates, and he will charge 12%. ध्यान से देखिए, now he has to pay more, he will get less because of this intermediary, and this difference will be naturally for various reasons. For example, the first and most important reason is the cost. Cost तो बहुत important हो गई होगा, लेकिन उसके अलावा they will also need certain profits. But the greatest thing is risk. मैं रिस्क पर आज ज्यादा नहीं पढ़ा सकता बिकॉज इट्स ए डिफरेंट थिंग, लेकिन रिस्क तो हो गई। किसी ने इंडस्ट्री खोला और इंडस्ट्री बंद हो गई, तो इफ द इंडस्ट्री इज क्लोज्ड तो नतीजा क्या होगा? ये पैसा वापस नहीं कर पाएगा। जब पैसा वापस नहीं कर पाएगा तो इसको हम अपनी इकोनॉमिक्स में भाषा में कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कब होता है ये विल डिस्कस लेटर। गैर पारस्परिक संपत्तियां, जो संपत्तियां काम नहीं कर पा रही, तो दीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर संपादन पर जो हमारी संपत्तियां होंगी, ये तो हो गई। बैंक को इसका भी डर लगा रहेगा। तो ये अगर इसने 100 लोगों को लोन दिया है तो मे बी कि 10 पीपल डिफॉल्ट माने पैसा नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट रिस्क, तो 90 ही लोग पैसा वापस कर रहे हैं। लेकिन इस 90 लोगों का पैसा बाकी सब में बांट तो देगा ना। यहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि एक इंडस्ट्री जो बंद होती तो उसके साथ जितने लोगों ने उधार लिया था उनका पैसा डूब जाता। तो 9% मिलता, बट देयर वाज ए ग्रेटर चांस ऑफ रिस्क। 6% मिल रहा है, बट देयर इज ए लेसर चांस ऑफ रिस्क। ऐसा मत समझिए कि अभी रिस्क नहीं है, बट द चांसेस ऑफ रिस्क आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। व्हाई? Because out of 100, only 10 or 11 or 8 or 5 may default. The rest will pay. And from that money, they will be given it. तो बैंक जो है अपने चार्जेस में 3 चीजों की इंपॉर्टेंट बात सोचता है। It has to earn profits, it has to give naturally the costs, and also has to adopt risk. तो intermediaries जो होते हैं, there are of different type of intermediaries. मैंने आपको एक तरह का intermediary बताया, बैंक, कॉमर्शियल बैंक बताया, बट देयर कैन बी वेरियस काइंड ऑफ इंटरमीडियरीज।
नाम लिखाने को मैं लिखा देता हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा. दैट विल नॉट बी वेरी यूजफुल फॉर यू. लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, क्योंकि एक लड़के ने शब्द पूछ लिया था. तो एक शब्द हो गया मनी. मनी माने तो बेसिकली हमारी जो वैल्यू हुई वो किसके लिए हुई? ट्रांजैक्शंस. दिस इज मनी which we use, which is liquidity. Then we store money to take the advantages. When we store money in a bank or anywhere else, whatever the reason is, this is near money, because this also gives us some rate of interest. लेकिन इसके संग होता क्या है? When we store money, we give back money to the bank, we are given a checkbook. That means we do not have a liquid money, we have a checkbook from which we can make a payment, or we have a plastic card, we can call it a debit card, right? We can have these kind of things. Now these basically things are documents, right? तो जब आप फाइनेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फाइनेंस is both, it's a noun, it's a verb and it's a adjective too. बहुत ही कम शब्द ऐसे होते हैं जो हर चीज में इस्तेमाल होते हैं ना. फाइनेंस मिनिस्टर, इट्स एन एडजेक्टिव, राइट? फाइनेंस सेक्रेटरी, इट्स एन एडजेक्टिव. फाइनेंसिंग ए कार, नाउ इट इज ए वर्ब. And when we talk of only as a noun, it's basically a documentary proof, documentary evidence of money. Money in a documentary form, whether it is a checkbook or it is a bond, whether it is a share, whatever it is. So this is a finance. तो मनी और फाइनेंस में बेसिकली कोई अंतर नहीं, राइट? तो हम कहते क्या है? वी यूज ए टर्म मनी मार्केट, वी यूज ए टर्म फाइनेंशियल मार्केट, वी यूज ए टर्म एज कैपिटल मार्केट, वी यूज ए टर्म एज, वी कैन कॉल इट अनसर्टेन मार्केट. इसको मैं पढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे बस का नहीं है. अभी जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो आपका टीचर पढ़ाएगा. मनी मार्केट का मतलब क्या है? कि जो लिक्विड मनी आपने स्टोर किया हुआ है, व्हाटएवर इट इज, फॉर ए पीरियड ऑफ 0 to 2 days और ए पीरियड ऑफ 15 days और ए पीरियड ऑफ 1 year. तो बेसिकली ये फाइनेंस है. जो भी नियर मनी है फॉर ए 0 to 2 पीरियड, हमने क्या कहा था? आपको बताया था नोटिस पीरियड. ऑन नोटिस यू कैन कॉल मनी. इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको पढ़ाऊंगा ही आगे जाकर, जब मैं अभी क्रेडिट कंट्रोल पढ़ाऊंगा. फॉर ए पीरियड ऑफ 15 days को हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने उस दिन एक शब्द इस्तेमाल किया था, सॉरी, इट इज कॉल्ड नोटिस पीरियड. दिस इज कॉल्ड कॉल मनी, मनी ऑन कॉल. तो 0 to 2 days कॉल मनी, 15 days नोटिस एंड 1 year माने शॉर्ट पीरियड. तो जब भी ये शॉर्ट पीरियड होता है हम इस मनी को फाइनेंस कहते हैं. और जब ये 1 साल से लेकर के 8-10 साल तक का होता है तो भी इसे हम फाइनेंस कहते हैं. तो बेसिकली फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, दे डील विद डॉक्यूमेंट्स. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज फाइनेंशियल एसेट्स. तो फाइनेंशियल एसेट क्या है? बैंक में आपका पैसा है, फाइनेंशियल एसेट है. कहीं आपने बॉन्ड खरीदा, इट्स ए फाइनेंशियल एसेट. All these are financial assets. We call them money market or money because that can be regained at a very early period. Only in 2 days it is called money. Within 15 days it is notice money. Within a year it is called short period money. Basically it's not money. Money is that which is used for transactions. So money is a part of financial market. फाइनेंशियल मार्केट कहां पर एंटर हो जाएगा या फाइनेंस कहां पर एंटर हो जाएगा? जहां आ जाएगा इंटरेस्ट रेट. याद रखना है हमको, इंटरेस्ट रेट. अगर हमने 1 महीने के लिए पैसा जमा किया, आई गेट सम इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. सो व्हेनेवर द टर्म इंटरेस्ट कम्स, वेदर इट इज डिपॉजिट इंटरेस्ट और ए लेंडर इंटरेस्ट, इट इज फाइनेंस. ठीक है ना? अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराएंगे तो भी आपको ब्याज देना पड़ेगा. इट्स इंटरेस्ट. सो फाइनेंस basically is related with interest. Interest means, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, one is liquidity. When you have liquidity, you have
नो गेन और लॉस। 10 लाख आपके पास पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे तो कोई नुकसान होने वाला ही नहीं, ना इसका लॉस होगा ना इसका गेन होगा। गेन लॉस हो सकता है, कैसे हो सकता है? इन्फ्लेशन आ जाए, डिफ्लेशन आ जाए, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन आपकी टोटल जो नॉमिनल मनी है वो विल नॉट चेंज। नॉमिनल मनी माने जो 10 लाख रुपए रखे हैं कैश में, दैट विल नॉट चेंज। इट्स रियल वैल्यू कैन चेंज बाय इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, प्राइसेस में चेंज, बट नॉमिनल विल नॉट चेंज। तब फिर आया आपका फाइनेंस। यू लीव लिक्विडिटी एंड इट इज फाइनेंस। Whether you deposit it for a period of 2 days or a 5 day or a year or 3 year or 5 year, now this will bring you some interest. This will bring you some interest. This will be dealt on documentary evidences. But risks are negligible. कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन जब आप अपने मनी को कैपिटल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यू इन्वेस्ट इट इन ए शेयर मार्केट, राइट, तो यू अर्न प्रॉफिट्स, दैट मींस डिविडेंड्स। तो जो प्रॉफिट और डिविडेंड जहां पर आता है, दैट कम्स इनटू कैपिटल मार्केट। सेम इज मनी। मनी एक ही है, घर में रख लिया लिक्विड, बैंक में रख दिया फाइनेंस, LIC में रख दिया फाइनेंस, कहीं भी रख दिया फाइनेंस। But once you invest directly into a company, it becomes capital. And when it is used as a capital, you get profits or dividends. Profits and dividends are much larger, but are much riskier too. ठीक है ना? इसके अलावा भी कुछ और होता है। उस अनसर्टेन मार्केट को हम कहेंगे नहीं, लेकिन चिट फंड है, गैम्बलिंग है, लॉटरी है। 10 रुपए का टिकट खरीदा, 1 करोड़ भी मिलेगा, चला भी जाएगा, दैट इज अनसर्टेन। उसके बारे में भी बात नहीं कर सकते, बिकॉज दैट बिकम्स ए डिफिकल्ट थिंग। तो व्हेन इट इज मनी, नो इंटरेस्ट। व्हेन इट इज फाइनेंस, इट ब्रिंग्स इंटरेस्ट। व्हेन इट इज कैपिटल, इट ब्रिंग्स प्रॉफिट्स। एंड व्हेन इट इज अनसर्टेन, इट्स ए रेनफॉल, इट्स ए विंडफॉल, समथिंग लाइक दैट। तो मनी ही सब कुछ है। तो जब हम मनी की बात करते हैं बैंकों में, तो वी टॉक ऑफ ओनली फाइनेंस। अब ध्यान से देखिए कि देयर कैन बी, मैं अभी इसलिए नहीं बता सकता कि आप तो बहुत आगे के सवाल पूछ लेंगे, मैं दिक्कत में भी पढ़ सकता हूं। देयर कैन बी व्हाट यू कॉल एज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या है? म्यूचुअल फंड। आपका पैसा लिया, जमा कर दिया एक म्यूचुअल फंड में, और फिर उसने कहां लगा दिया? कैपिटल मार्केट में। It's a mutual thing. तो there can be various kind of markets, हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में कितना है? बैंकिंग। तो जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वो था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, राइट? When we were discussing Fisher, we were discussing Cambridge, and then we were discussing supply. तो supply of money में there can be another increase which is called as financial money, which comes from the bank, and that is why we are now studying a chapter of bank. So what is a bank? It's a financial intermediary. It's a financial intermediary. And when it is a financial intermediary, we must know what it does, what is its job. Basically, it takes money from the shortage people, from the people who have excess, and gives them who have the shortage, and earns money. तो यहां पर क्या है कि बैंक is an intermediary. There are people who have excess cash, and there are people who have deficit cash. They go to bank, they get deposit rates, they pay lending rates, and the difference is the profit or the cost, whatever it is, of so many things. These are known as commercial banks. There can be other intermediaries too. We are not discussing them because they are not in your course. Your course is of money and banking. That is why we cannot discuss non-banking financial corporations or whatever. So the main job of banking is what? Credit creation.
and the amount which it creates in credit gives more interest. So it has to create a balance. It has to create a balance. Balance in what? इसका पहला काम क्या है? To remain in business. अगर बैंक ही खत्म हो जाएगा, मैं भी आपको बिजनेस अभी पढ़ाऊंगा कि क्या हुआ था भारत में, तो रिमेन इन बिजनेस तो तभी रहेगा ना जब दिवालिया नहीं हो जाएगा, बैंक करप्ट नहीं हो जाएगा, यानी देनदार ज्यादा नहीं हो जाएंगे, और प्रॉफिट भी अर्न करना है, टू अर्न प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? जितना ज्यादा लोन देगा उतना ज्यादा ये प्रॉफिट अर्न करेगा। तो अगर इसको बढ़ा देगा तो रिस्क एलिमेंट बढ़ता चला जाएगा। क्या हो गया? कोई और प्रेजेंट कर रहा है क्या? नो सर। प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। यस सर। मुझको क्यों नहीं दिख रहा है? एक मिनट, आई अगेन डू इट। There is some kind of problem. I don't know what it is. कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। I don't know what it is. टाइम तो अभी नहीं हुआ। दूसरे क्लास का क्यों चलने लगा मुझे नहीं मालूम। Some other class मेरा शायद आज था तो, लेकिन not at this point of time. Anyway, मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो I'll be discussing it again. तो इंडिया में बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडियन बैंकिंग। उसी के बीच में आई विल ट्राई टू करेक्ट दिस आल्सो because there has been some kind of problem. I do not know what it is. Let's start with the banking in context of India. So we said that in Mughal period we had so many kind of banks. Then in British period also the banking started. तो what we were discussing is इंडिया में कौन से बैंक्स कब शुरू हुए, इसको थोड़ा हिस्टोरिकली आप लिख भी लीजिएगा क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और ये जनरली आता ही रहता है। दिस जनरली कम्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कौन सा बैंक हुआ दैट वी डू नॉट नो। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री या आरबीआई का जो हमारा अकाउंट है वो ये कहता है कि जो फर्स्ट इंडिया का बैंक एक तरीके से था, इट वाज नॉट ए बैंक, इट वाज ए सम काइंड ऑफ कंपनी। लेकिन इंडिया में सबसे पहला बैंक इनफैक्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो दैट विल बी कॉल्ड एज आफ्टर दैट एजेंसी, वो हम लोग कह सकते हैं कि दैट वाज इनफैक्ट द बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में बना था। बिल्कुल क्लियर डेट्स के साथ लिख लीजिए क्योंकि रिजर्व बैंक बाद में मैं लिख नहीं पा रहा हूं, नहीं तो मैं लिख भी लेता। तो फर्स्ट बैंक जो बना दैट वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770। somehow or the other it could not succeed. तो इंडिया में अंग्रेजों ने 3 बैंक बनाए, 3 बैंक्स वर क्रिएटेड। उनको यहां बनाने पड़े 3 बैंक्स। पहला बैंक जो उन्होंने बनाया उसका नाम भी प्रेसिडेंसी बैंक था और वो 1806 में कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था। द फर्स्ट बैंक क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स वाज प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता इन 1806 और ये इसलिए बनाया गया था दे वांटेड टू have Indian currency from printed in India and something like that. That was the first bank. Presidency Bank Calcutta was the first. Then the Presidency Bank of Bombay became the second one, 1840, and then the Presidency of Madras, 1843. ये 3 बैंक जो हैं
हमारे बेस बैंक थे जो ब्रिटिशर्स ने प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी एंड चेन्नई प्रेसिडेंसी, आजकल कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, में उनको स्टैब्लिश किया। आफ्टर दैट एक और बैंक हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकाशित होने लगे, लेकिन जो पहला बैंक स्टैब्लिश हुआ उसका नाम था अपर इंडिया बैंक। अपर इंडिया बैंक मद्रास, हाँ वैष्णवी, तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक मद्रास में था 1843। फर्स्ट बैंक कलकत्ता 1806, दूसरा 1840 बॉम्बे और तीसरा मद्रास। ये प्रेसिडेंसीज, 3 प्रेसिडेंसीज थी इंडिया में। तीनों में ही यूनिवर्सिटी खोली गई थी। पहली 3 यूनिवर्सिटी आप ढूंढेंगी तो कौन सी पाएंगी? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। 3 बैंक आप कौन से पाएंगे? ये प्रेसिडेंसीज माने डायरेक्टली रूल्ड बाय द प्रेसिडेंट्स, दैट मींस फ्रॉम द क्राउन। ये तीनों बैंकों के बाद जो पहला बैंक बना वो अपर इंडिया बैंक बना, और ये अपर इंडिया बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। हाँ मानस बोलो। सर वो बाय मिस्टेक ऑन हो गया था सर, सॉरी। अच्छा, कोई बात। तो ये जो अपर इंडिया बैंक था 1863 में शुरू हुआ। 1913 में दिस वाज क्लोज्ड, राइट। तो अगर कायदे से देखा जाए तो पहला बैंक जो आज तक चल रहा है दैट इज इलाहाबाद बैंक, है ना, जो आज भी भारत में चल रहा है, विच इज ए वेरी फेमस बैंक। इलाहाबाद बैंक का हेड ऑफिस कलकत्ता में है, इसको हमेशा याद रखिएगा। दिस वाज द फर्स्ट बैंक रन बाय इंडियंस इन कलकत्ता, बट द नेम ऑफ द बैंक वाज इलाहाबाद बैंक। इट हैज नथिंग टू डू विद इलाहाबाद एक्सेप्ट द नेम, दैट्स ऑल। और जो दूसरा बैंक अभी तक चल रहा है, आज तक हम लोग कह सकते हैं, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। जो पहला बैंक हमारा शुरू हुआ आपका इलाहाबाद बैंक 1865 में, और फिर उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 1895 में। ये 2 ऐसे बैंक हैं जो उस समय से चल रहे हैं। डू रिमेंबर कि प्रेसिडेंसी बैंक्स को तीनों को हम लोगों ने मिला दिया। क्यों मिला दिया वो भी मैं आपको बताता हूं। जॉन मेनर्ड केन्स जो बड़े भारी अर्थशास्त्री थे, उनको लगा कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, क्योंकि हमको सेंट्रल बैंकिंग पर आना है, तो हम लोग सेंट्रल बैंकिंग जान लें। सेंट्रल बैंक क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली हम लोग ये मानते हैं कि सेंट्रल बैंक वो होता है विच हैज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। जहां सरकार का खाता होता है वो सेंट्रल बैंक होता है। तो पहला सेंट्रल बैंक भी दुनिया का इंग्लैंड ही में बना था, इसको भी याद करना। 1600 में, सो अर्ली, बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज द फर्स्ट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड। एक बहुत गलती से आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, प्लीज करेक्ट इट, लिखा हुआ मिल जाएगा द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इज रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन, विच इज रॉन्ग। स्वीडन में एक रिक्स बैंक था जो 1453 में बना था, वो 1508 में बंद हो गया था, और आज जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसका नाम रिक्स है। तो ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आया कि दिस इज द अर्लीस्ट बैंक। मदर ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो भारत में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को क्यों मिलाया गया? क्योंकि जॉन मेनर्ड केन्स ये कहते थे, व्हाट शुड वी डू, वी शुड कंबाइन देम, मेक ए बिग बैंक, एंड वी शुड हैव ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक बनना जरूरी है, तो इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और एक बहुत बड़ा बैंक बना, इंपीरियल बैंक। बड़ा क्यों बना? उस समय इसकी 3000 ब्रांचेस थी। वी आर टॉकिंग ऑफ 1921। उस समय इसकी 3000 ब्रांचेस थी और इसके पास करीब करीब 8 लाख से ज्यादा अकाउंट्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग आज से 100 साल से ज्यादा पुरानी बात कर रहे हैं, 1921 की बात कर रहे हैं, जिस समय इसको मर्ज करके इंपीरियल बैंक किया गया। और फिर ये सोचा था कि वंस दिस बैंक बिकम्स स्ट्रांग वी विल हैव ए सेंट्रल बैंक इन इंडिया। लेकिन केन्स की बात मानी नहीं गई, बिकॉज देयर वाज हिल्टन यंग हु वाज फाइनेंस कंट्रोलर ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो जो फाइनेंस कंट्रोलर थे हिल्टन यंग, उन्होंने कहा नहीं, वी शुड हैव ए डिफरेंट बैंक एज ए सेंट्रल बैंक। और फिर 1934 में एक एक्ट पास हुआ जिसे हम 1934 का एक्ट कहते हैं, विच इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक बना दिया गया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक बना। मैंने ये थोड़ी सा इतिहास आपको दे दिया क्योंकि इस इतिहास में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आते हैं हम उस प्रॉब्लम पर जिसको हमको डिस्कस करना है। व्हाट हैपेंड वाज कि बैंक लोग खोलने लगे बहुत, क्योंकि बैंक वाज ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। बहुत सारे लोग बैंक खोलने लगे, स्पेशली अवध बैंक बहुत बड़ा खोला था, स्टार्टेड ओपनिंग अप।
हर राज्य जिले में एक बैंक, हर शहर में एक बैंक, इस तरह के बैंक्स ओपन होने लगे। ज्यादातर बैंक किन्होंने खोले थे? द साहूकार्स एंड द महाजन्स, दे वर ओपनिंग दीज बैंक्स। जब बैंक ज्यादा खोलेंगे तो व्हाट वाज हैपनिंग? कंपटीशन, जिसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। कंपटीशन क्या है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? लेट्स हैव मोर डिपॉजिट्स एंड लेट्स गिव मोर क्रेडिट, ज्यादा उधार दें और ज्यादा डिपॉजिट कराएं। नतीजा क्या होता है कि कंपटीशन में एवरी बैंक स्टार्ट्स इंक्रीजिंग द डिपॉजिट रेट। हम अपना डिपॉजिट रेट बढ़ा देंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, हमारे पास पैसा जमा करेंगे। और उधार लेने कब आएंगे? जब हम अपना लेंडिंग रेट कम रखेंगे। तो बिजनेस किसके बीच में करना है? बिटवीन डिपॉजिट रेट एंड लेंडिंग रेट। जितना बड़ा डिफरेंस होगा उतना प्रॉफिटेबल होगा, उतना अच्छा होगा। बट इन कंपटीशन दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग। और इसका पहला असर पड़ा जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ 1913 से 1917 के बीच में। मतलब इन दिस पीरियड, अगर हम इस पीरियड की बात करें 1913 से 1917 के बीच में, भारत में 108 बैंक बंद हो गए। 108। दैट वाज ह्यूज इन द सेंस, क्योंकि आप जानते हैं जिसका बैंक में पैसा जमा है पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम खत्म हो जाता है, लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। ऑल मनी इज ट्रस्ट मनी, ऑल मनी इज ट्रस्ट मनी। हम तो बैंक ट्रस्ट पे चलते हैं, अगर सब लोग जमा करते हैं पैसा तो उसका 10% रखकर तो उधार देते हैं। सो दिस ट्रस्ट इज ब्रोकन एंड दिस ट्रस्ट कम्स एट ए वेरी लेटर स्टेज। इस पीरियड में खैर उसके बाद भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने एक रेशियो लगाया, बाकी सारी चीजें की। रिजर्व बैंक उस समय तक था नहीं, इसीलिए सेंट्रल बैंक बनाने की बात हो रही थी 17 में, और इसीलिए सारे बैंकों को मर्ज किया गया, प्रेसिडेंसी बैंकों को, दे वर रन बाय द गवर्नमेंट, और एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, विच वाज ए वेरी वेरी लार्ज बैंक इंडीड। बट अनफॉर्चुनेटली एक और डिप्रेशन का पीरियड आ गया, और उस डिप्रेशन की पीरियड में लोगों ने उधार लेना बंद कर दिया, और लोगों का ब्याज का पैसा हम लोग नहीं चुका पा रहे थे। और वो पीरियड था हमारा 1936 से 39, या रादर कहें 32 से 39। इस पीरियड में 373 बैंक, 373 बैंक्स। इसीलिए भारत सरकार को एक रिजर्व बैंक बनाना पड़ा। अब जो सेंट्रल बैंक होता है, अब जरा हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से हम लोगों को नया लेक्चर शुरू करना है। सेंट्रल बैंक 2 तरह के होते हैं, है ना। वन आर द सेंट्रल बैंक लाइक यूनाइटेड स्टेट्स। जो सेंट्रल बैंक है वहां का, जिसका हम फेडरल बैंक कहते हैं या फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं, दैट ओनली हैज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल द थिंग दैट गवर्नमेंट डज। करेंसी की पब्लिश करना, ट्रेजरी, अभी इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। वो उसका काम एक ही है, इट डील्स विद द बैंक अकाउंट्स। सरकार को उधार चाहिए तो कौन ला के देगा? फेडरल बैंक देगा। सरकार को कोई और काम करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो किसके थ्रू होगी? इट विल बी फेडरल बैंक। तो देयर आर सर्टेन बैंक्स विच आर बैंक्स टू द गवर्नमेंट, बट देयर आर सर्टेन बैंक्स हु आर एक्चुअली बैंक ऑफ द बैंक्स। कुछ देशों में ऐसे भी हैं जहां पर सेंट्रल बैंक का काम दूसरा है, टू कंट्रोल दी अदर बैंक्स। क्योंकि अगर ये सारे बैंक आपस में करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कंपटीशन करते रहेंगे, दे विल डिक्रीज द लेंडिंग रेट्स, इंक्रीज द डिपॉजिट रेट्स, लाइकलीहुड ऑफ फेलियर्स, एंड फेलियर मींस सोल का मतलब होल सोल प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, इन द बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ। भारत का जो रिजर्व बैंक बना बहुत अलग बना। अगर इसके आर्टिकल्स, हम लोग सब तो आर्टिकल्स नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम लोग इसके आर्टिकल्स पढ़ें तो बड़ी मजे की चीज आएगी कि इट हैज 3 रूल्स। इट हैज 3 रूल्स। इट इज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। आर्टिकल 1 इज वेरी क्लियर। आर्टिकल 1 सेज इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। कौन कौन से काम करेगा वो मैं भी लिखा देता हूं, बोल देता हूं। इट इज बैंकर टू बैंक्स। इट हैज ए कंप्लीट कंट्रोल। You can say it is the regulatory body of the banks. Regulatory body of the banks. ये इसका दूसरा काम है। It regulates all other banks in India, whether they are nationalized, not nationalized, whether they are private sector bank, they are what kind of banks they are. तो complete financial sector का regulator कौन है? Capital market का regulator से भी financial market का regulator कौन है? हमारा रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक।
और इसका एक तीसरा काम भी है, बैंक टू दी certain kind of people. It's also bank to the people. Certain kind of people, not all. It doesn't have account of all the persons. It has account of certain people which are defined in MRTP Act 40. तो भारत में सेंट्रल बैंकिंग बेसिकली एक और काम के लिए हुई थी, टू कंट्रोल द बैंक्स, राइट। तो क्रेडिट क्रिएशन किसका काम है? कमर्शियल बैंक्स का। बट दिस क्रेडिट क्रिएशन शेल नॉट बी above par, it shall not be so risky, बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, इसको बचाने के लिए what we did was we created a central bank। और अब हम लोग इस सेंट्रल बैंक की इस नंबर 2 यानी आर्टिकल 2 से शुरू करेंगे, हाउ इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द बैंक्स। अब इसका पूरा इतिहास थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाकी चीजें भी पढ़ेंगे, और बाकी रिजर्व बैंक के बारे में एज ए गवर्नमेंट बैंक भी थोड़ा सा बता देंगे। आई डू नॉट नो व्हाट द प्रॉब्लम हैज अकर्ड, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। बाय द वे कल तक तो सॉल्व कर ही लूंगा, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, क्योंकि अभी मेरे पास 2-4-5 मिनट का टाइम है। वी कैन डू इट इफ देयर इज ए प्रॉब्लम। कोई बहुत Sir, what was the time period you said about Upper India Bank? Upper India Bank was created in, I told you the exact date. It started in 1863 and closed in 1930. हिंदुस्तान बैंक इज डिफरेंट, वो और पहले बना था। हिंदुस्तान बैंक के बारे में मैंने बात नहीं की। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था वो तो बेसिकली एक एजेंसी के रूप में काम करता था, एजेंसी ऑफ सर्टेन पीपल, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उसे भी बैंक कह देते हैं, तो इसलिए हम लोग इट वाज बेसिकली एजेंसी काइंड ऑफ थिंग। एजेंसी मींस it had certain members जिनका लेन देन किया करता था। That was called as Hindustan Bank. That was created for presidency banks. Yes. Sir, I read that PNB was the first Swadeshi bank. हाँ, स्वदेशी means Yes, sir. जिसकी सारी फंडिंग भारत के नागरिकों की थी और सारे वर्कर्स इंडियन थे। तो जो वर्किंग सिस्टम है वो फर्स्ट है, लेकिन पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है, राइट, जो अब सरवाइव कर रहा है। मैंने आपसे बताया ना, there was a Awadh Bank, there was a Upper India Bank, so many banks. The first bank which is still working is Allahabad, and the second which is working since 19th century is Punjab National Bank. और कोई क्वेश्चन तो है नहीं? आज हम लोग बंद कर देते हैं, कल पढ़ेंगे रिजर्व बैंक का कंट्रोल, क्योंकि मुझे कंट्रोल में कई नई चीजें पढ़ानी है, तो दैट आई डू। और कोई बात हो तो बताइए। एसबीआई जो इंपीरियल बैंक था बेटा, जो 1923 में बना था, जिसको सेंट्रल बैंक बनाना जा रहे थे, वो भारत सरकार ने दूसरा बड़ा बैंक क्रिएट किया, क्योंकि जो आरबीआई बनाया उसकी शुरू में बहुत कम ब्रांचेस थी, तो स्टेट्स में ब्रांचेस नहीं थी, तो स्टेट बैंक की ब्रांचेस तो पूरे देश में थी। तो स्टेट बैंक बिकेम इंपीरियल बैंक वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए स्टेट बैंक, and it performs the role of the reserve bank wherever the reserve bank is not there. So state bank was nationalized in 1955. The first bank to be nationalized was Reserve Bank of India in 1949. The second bank was SEBI। कैपिटल मार्केट बेटा नहीं पढ़ाना था। बैंक ऑफ वेनिस को हम यहां क्यों पढ़ाएं? हाँ बेटा, वो तो काम बताएंगे। लेंडर द लास्ट आसिफ आई डू इट। वो हमारे कल के काम को आज मत कराओ, आज जो पढ़ाया उस पर सवाल होने चाहिए। कल का काम कल करेंगे। रिजर्व बैंक जब पढ़ाएंगे तो दिस विल डू। गवर्नमेंट के क्या काम करता है, बाकी क्या काम करता है, दैट विल डू। ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. इंडिजिनस बैंक नहीं है बेटा, मनस्वी सिंह। कोई बात, मनस्वी सिंह रुक सकती है, मनस्वी या लड़का है तो रुक सकता है। मनस्वी सिंह नहीं बेटा, नहीं, वो इंडिजिनस बैंकिंग तो साहूकार को कहते हैं, उनके बारे में बता दूंगा अलग। ये सारे बैंक जो हैं वो मॉडर्न बैंक्स हैं, राइट? ओके, थैंक यू।